नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी गणित पेडागोजी क्लास है और ये हमारी सेकंड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, गणित की जो पेडागोजी है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव से मैं इसको भी सबसे आसान बना दूंगा। ये ऐसी ट्रिक्स हैं मेरी। आप इन ट्रिक्स से ये लगा लीजिए, अगर फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो 90 मार्क्स का जो सीडी और पैडा का पोर्शन आता है उसमें से आप 90/90 भी ला सकते हो। और जो सेकंड जो पेपर उसमें लगभग 75 का आता है सीडी और पैडा का पोर्शन, उसमें 75/75 भी आ सकते हैं। बस आप इनको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करें। और अच्छे से समझने का जो तरीका है वो तरीका क्या है कि जो भी क्लासेस है मेरी, जिस सब्जेक्ट की भी, आप उनको सीरियल वाइज देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो जो मैथ की पैड़ा बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, और ये है भी मुश्किल भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल ये मुश्किल है। बट जो ये 15 नंबर की पैड़ा है, इस 15 में से जो 10 नंबर की पैड़ा है ये आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव से आपको बिल्कुल आसान लगेगी। बाकी बची 5 नंबर की, तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी आएगी, वो मैं आपको बताता जाऊँगा, आप हाथ के हाथ उसको लिखते जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जिन लोगों के पास पीडीएफ हो अपनी पीडीएफ निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यानी कि छोटे बच्चे हैं आपके पास, 5 साल से लेकर 10 या 12 साल तक के बच्चे, इन बच्चों को आपको माप पढ़ाना है, माप, मेजरमेंट। तो इसके लिए ये 4 कार्यवाही हैं जो टीचर को करनी है। बस वो ये पूछ रहा है कि इसका क्रम बताइए कि सबसे पहले क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, लास्ट में क्या करें। तो चलिए देखते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करें। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करें। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो देखो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव वर्ड क्या लग रहा है हमें, अवलोकन। तो जब हम किसी चीज़ को भी पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, चाहे वो माप हो या कोई और चीज़ हो, तो सबसे पहले तो हम अवलोकन का ही काम करेंगे। पहले देखेंगे चीज़ों को, सरल अवलोकन, वस्तुओं को दिखाएंगे कि भाई ये किताब है, ये टेबल है ना, ये ब्लैक बोर्ड है, ये सब चीज़ें दिखाओ। इनसे ही बच्चों को आपको माप सिखानी है। तो पहला काम हो गया सी। तो अगर आप वैसे ही मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, आंसर तो फर्स्ट ही होगा, क्योंकि सी इसी में और किसी में है नहीं, तो आंसर तो फर्स्ट हो गया। बाकी हम समझेंगे चारों ऑप्शन। तो देखो, सबसे पहले बच्चा सरल अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद मानक और अमानक और मानक। अमानक का मतलब होता है वो इकाइयां जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, यानी कि जिनको मानकीकृत नहीं किया गया है। कैसी इकाइयां, जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाई कितने अंगुल है, 1 अंगुल है, 2 अंगुल है, या जो बीता होता है हाथ का, अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक का जो डिस्टेंस होता है वो। तो पहले हम बच्चों को ये मापने के लिए कहेंगे अमानक इकाई, यानी दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे अवलोकन, दूसरे पे ये। तो इससे बच्चा क्या होगा कि कोई बच्चा कहेगा सर 4 अंगुल है, कोई कहेगा सर 5 अंगुल है, कोई कहेगा सर 10 अंगुल है। तो ये हम फिर बच्चे से बात करेंगे कि भाई देखो ये अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी के अंगुल छोटा है, किसी का बड़ा है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, मानक इकाई। मानक इकाई यानी कि फुट्टा है, जैसे हमारे पास फुट्टे से बच्चा नापेगा। तो तीसरे नंबर पे ये करेंगे। और चौथे नंबर पे क्या करेंगे, इनके संबंध। संबंध समझेगा फिर बच्चा कि भाई क्या कहते हैं, सेंटीमीटर और मीटर, इनमें क्या फ़र्क है, कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर, या कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो ये संबंध फिर हम बच्चों को बाद में बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे सरल अवलोकन, इसके बाद अमानक, फिर मानक, और फिर जो है संबंध बताएगा बच्चा जो हमारी इकाइयां हैं उनके अंदर। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। तो चलो भाई नेगेटिव की तरफ चलेंगे। उसे पढ़ाने की विधि, यानी कि गणित को पढ़ाने की विधि। तो भाई ये तो ना नेगेटिव लगती है, ना मुझे पॉजिटिव लग रही, ना इसमें कोई नेगेटिव वर्ड, ना कोई पॉजिटिव वर्ड, इसलिए इसको होल्ड पर डालो। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। सूत्र पूरी तरह से नेगेटिव है, इससे ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, देखो पाठ्यपुस्तक भी नेगेटिव है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, अभ्यास भी नेगेटिव है। पूछ वो लेकिन नेगेटिव रहा है। तो अब हमें 3 नेगेटिव मिल गए। पहला तो होल्ड पे चला गया, बाकी दूसरा भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, चौथा भी नेगेटिव। जब ऐसे आप फंस जाओ, और सीटेट में ऐसे कई प्रश्न आएंगे जिनमें आप फंसोगे, 2 में, 3 में, और कभी कभी 4 में फंस जाओगे, तो आपको क्या करना है,
अच्छा, जब नेगेटिव का सवाल हो ना, तो आप एक ही काम करना, आप ये देखना कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखिए मैं बताता हूँ। चौथा देखेंगे, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। देखो अभ्यास वैसे तो मैं बताता हूँ कि नेगेटिव है। अच्छा, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊँ। ये क्या है, ये सिर्फ वेटेज होता है कि किसी का 20%, किसी का 50%, किसी का 60%, किसी का 100%, ये वेटेज है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ जब नेगेटिव की बात हुई तो जो सबसे कम वेटेज वाला होगा, यानी कि जिससे बच्चा सबसे कम सीखेगा, उसको आंसर करेंगे। अगर पॉजिटिव पूछता तो जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा तो हम फिर पॉजिटिव करते, लेकिन यहाँ हमें नेगेटिव आंसर निकालना है। तो देखो अभ्यास से बच्चा थोड़ा बहुत तो सीखता ही सीखता है। पाठ्यपुस्तक किताबें जो हैं हमारी स्कूलों में लगी हुई हैं, क्लासों में लगी हुई हैं, तो क्यों लगी हुई? क्योंकि इससे बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा। हाँ, हो सकता है 100% ना सीखे, लेकिन कुछ परसेंट तो सीखे। लेकिन जो सूत्र है, सूत्र जो आपने बच्चों को बता दिया, तो इससे बच्चा कुछ सीखेगा, इसको रट लेगा। और भाई रटना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी कि 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ये कि 1/4 आपको बताना है क्लास के अंदर, और ये 3 एक्टिविटीज हैं, इनमें से आप पहले कौन सी कराओगे, दूसरी कौन सी कराओगे, तीसरी कौन सी कराओगे। देखिए 1/4 चतुर्थांश के प्रतीक यानी कि 1/4 के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना है, यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड है आप उस पर लिख दो 1/4। भाई अगर आपने स्टार्टिंग में ही ये कर दिया तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वैसे हालांकि श्यामपट्ट देखो नेगेटिव है ना, चित्र दिखाना ये भी नेगेटिव है, लेकिन मैंने बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में यहाँ थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव को, कि यहाँ उनका आपको वेटेज समझना पड़ेगा, ज़्यादा वेटेज किसका है, कम किसका है। तो अब देखिए, लेकिन हम ये काम करते तो हैं ही क्लास में। अब देखेंगे, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। ठोस का मतलब होता है मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जिसको बच्चा अपने हाथ से छू सके, उसको देख सके, उसको फील कर सके, और ये पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव काम करेंगे, यानी कि बी। अब देखो इसमें बी सबसे पहले कहाँ है, ना तो इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, तो आंसर तो भाई यही हो गया। लेकिन इसको अब आगे भी देख लेंगे, बी के बाद ये सी कह रहा है, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाला चित्र। देखो पहले आपने ठोस वस्तु दिखा दी, फिर कोई चित्र दिखा दो कि भाई देखो ये है, इसमें से अगर हम ऐसे करेंगे, इसके 4 हिस्से हो गए, तो ये जो है इसको आप ऐसे कर दो, ये 1/4 है। और जब बच्चा इसको समझ जाए तो सबसे लास्ट में श्यामपट्ट पर 1/4 का ये निशान आप बना सकते हैं। तो ये सब, इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जहां नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी कि 10 नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव आएगा इसमें, और 5 नंबर की थ्योरी में, दोनों चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित यानी कि जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, अभ्यास नेगेटिव। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले, उच्च कक्षा, उच्च उपलब्धि, उच्च शिक्षा, उच्च व्यवसाय, अगर ये शब्द आए तो इसको नेगेटिव करना है। उच्च उपलब्धि वाले बच्चे, पहली बात इसमें क्या हुआ कि इसमें आपने एक तरह के बच्चों की टैगिंग कर दी, और जो हाई बच्चे यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे, उनके पास साथ अगर आप इन बच्चों को बैठा दोगे तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ फ़ायदा होगा। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मेरा एक मित्र था, मेरे पीछे बैठता था, 8वीं क्लास तक मैंने उसे नकल करवाई, वो पास होता रहा, लेकिन मेरे जैसा इंटेलिजेंट नहीं बन पाया, 9वीं में फेल हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को, यानी कि जो नालायक बच्चा उसको होशियार बच्चों के साथ बैठा दो तो वो भी होशियार हो जाएगा। इसके लिए आप अलग गतिविधि करें, अलग योजना करें, अलग रणनीति अपनाएं। अपने ये नहीं कि अपने काम से आपने पल्ला झाड़ लिया, ये नहीं करना है आपको। तो नेगेटिव। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना। देखो वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी कि उस बच्चे के पास ऑप्शंस होने चाहिए जो दृष्टिबाधित बच्चा है। इससे सीख जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे सीखे, नहीं तो इससे सीखे, नहीं तो इससे सीखे, कई विधियां होनी चाहिए। विकल्प जो है उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो जो वैकल्पिक शब्द है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखो। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भी विशेष नेगेटिव। देखिए जो आपका टीचर है बच्चे के पास, जो प्राइमरी या मैं अपर प्राइमरी की बात करूं, 10 से लेकर 12, 13, 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका जो अपना टीचर है वही सब कुछ है उनके लिए, वही विशेष है, किसी विशेष के पास नहीं भेजना है। इसको आप नेगेटिव करेंगे। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपको आते हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, आंसर। मैथमेटिक्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव पूरा वर्क करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के हमें चलना पड़ेगा और सारा काम हो जाएगा।
एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। देखो कैसे घटाया उसने, 8 में से 2 घटा दिया 6 ला दिया, और 7 में से 3 घटा के 4, यानी कि जो उसको सुविधा लगी उसने घटा दिया। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। यानी कि बच्चे ने जो घटाव सीखा, जो माइनस करना सीखा, वो क्या सीखा, कैसे सीखा। देखो यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। अभ्यास मैंने बताया नहीं कि अभ्यास से बच्चा सीख सकता है, वही वेटेज वाली बात है, लेकिन एक टाइम पे आएगी वो बोर हो जाएगा, इसलिए इसका वेटेज कम है, इसलिए नेगेटिव। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। स्थानीय मान पॉजिटिव, कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चे की मिस्टेक बताई जा रही हो, बच्चे को गलत बताया जा रहा हो, वो नेगेटिव होता है। अब देखो इसको मैं साबित भी कर देता हूँ, बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है। अगर नहीं जानता होता तो वो घटाता कैसे, देखो उसने घटाया है, इसका मतलब ये गलत है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता, यहाँ पे भी बच्चे में आप कमी निकाल लो, इसलिए ये भी नेगेटिव। देखो ये 2 अंक की है और बच्चे ने घटा दिया। समस्या क्या है, समस्या है उसको स्थानीय मान की। ये तो मैं आपको साथ साथ थ्योरी बता रहा हूँ। अदरवाइज देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे होगा, अभ्यास नेगेटिव, बच्चे की कमी नेगेटिव, बच्चे की कमी नेगेटिव, स्थानीय मान पॉजिटिव। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम और आकलन यानी कि लर्निंग और एवोल्यूशन यानी बच्चों को जांचना के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखो ये डीएसएससी वाले क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर रहोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 40% की जो सीडी और पैडा आती है, जो 100 नंबर का पोर्शन होता है, 40% का बता रहा हूँ, मेरे चैनल से ही आप पक्का कर लोगे, क्योंकि यही सवाल आते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं आता। इस तरह के सवाल आते हैं डीएसएसबी में। चलिए, तो अधिगम एंड आकलन। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, यानी कि जो आपकी टीचिंग है और जो अधिगम है, लर्निंग है, टीचिंग और लर्निंग इनको एकीकृत कर लेना। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट, उसका संचार। अब देखो ट्रिक, ये जो प्रतिपुष्टि है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रतिपुष्टि है ना, ये सबसे लास्ट में की जाती है, जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप कभी सेमिनार्स वगैरह में जाते हो अटेंड करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे गए, भाई सभी ने किए ही होंगे सेमिनार्स, क्योंकि आपने सबने डाइट बीएड जेबीटी जो भी किया हुआ, तो फिर वो बाद में कहते हैं, कई बार होता है हम बाहर से लेक्चर बुलाए जाते हैं वहाँ पे सेमिनार्स के लिए, और फिर एक फार्म दिया जाता है, आपको बोलते हैं भाई फीडबैक देना है। ये फीडबैक जो है, ये वही है प्रतिपुष्टि। ये कब होती है, सबसे लास्ट में होती है। तो सबसे पहले आप देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, फोर्थ सबसे बाद में आना चाहिए। तो आप देखो फोर्थ सबसे बाद में कहाँ है, ये रहा। तो आंसर तो देखो भाई यही हो गया। अब समझ और लो, पहला क्या है, दूसरा, यानी कि सबसे पहले हम योजना बनाएंगे नंबर 1 पे। योजना बना के बाद शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग, उसको एकीकृत करेंगे। एकीकृत करने के बाद उसकी रिपोर्ट क्या हुई, यानी कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो बताएंगे, और लास्ट में उसका फीडबैक देंगे। तो देखो ये एक ट्रिक थी कि जो प्रतिपुष्टि है यानी कि फीडबैक है, वो सबसे लास्ट में आती है, और देखो आपको आंसर मिल गया। तो ये तरीके हैं मैथमेटिक्स की पैडा को सॉल्व करने का। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। देखो रोमन अंक होते हैं जैसे 1 2 3, ये रोमन है, और जो अपने हिंदू अरबी हैं ये आप जानते हो, 1 2 3 4 ये वाले। तो रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता, कि यानी कि जैसे इनको लिखना छोड़ दें और हम इसको ही लिखते रहें, तो ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाएंगे। अंक नेगेटिव, भ्रम नेगेटिव। अब आप इसकी थ्योरी समझने की कोशिश मत करना, वो तो मैंने पढ़ ली, आपने भी पढ़ रखी है बस, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। मैंने पढ़ रखी है, मैंने आपको उसको निचोड़ दिया। अंक नेगेटिव, भ्रम नेगेटिव, वर्णमाला नेगेटिव, हटाओ इस सेंटेंस को। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। स्थानीय मान पॉजिटिव, अभी मैंने बताया था। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब नेगेटिव होता है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। देखो ये जो जटिल सरल होता है ना, ये लगभग नेगेटिव होता है, इसका वेटेज बहुत कम होता है। अब देखिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। आंसर, मैथ में स्थानीय मान पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना आप। अगर कोई स्पेशल ही चीज़ पूछ ली गई है और उसमें स्थानीय मान लिखा है लेकिन पूछा कुछ और है, तो फिर हमें वही बताना पड़ेगा, स्थानीय मान क्यों बताएंगे, लेकिन जर्नली ये पॉजिटिव होता है। अगला देखेंगे। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों
में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि भाई जो आपके परिवेश में जो वस्तु है उसके भौतिक गुण बताओ। भौतिक गुण जो मतलब आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चों के हिसाब से यही कि जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वो बताओ। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा? भाई जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे, थ्योरी नहीं समझेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। थ्योरी तो हमने, आपने और मैंने दोनों ने पढ़ रखी है, अब वर्ड्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। हो सकता है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणाओं को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। देखो ही कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, अगर आ जाए आप ही, स्वयं ही, खुद ही, और ये बच्चे के लिए आया हो तो पॉजिटिव हो जाता है, नहीं तो जो ही है ये नेगेटिव होता है। खाली समय का उपयोग, भाई बच्चा अपना जो लेजर का टाइम है, यानी कि टाइम पास करने स्कूल नहीं आ रहा है, आप उसको ऐसा टाइम दे ही क्यों रहे हो कि उसके पास खाली समय हो गया। उसको एक्टिव रखो बच्चे को, भाई उसको कुछ एक्टिविटीज कराओ, कुछ ऐसे काम करवाओ कि बच्चा खाली ना हो, बोर ना हो। इसलिए नेगेटिव है, खाली समय का उपयोग करना नेगेटिव है। चलिए अगला देखेंगे। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वो डम शर्ट्स खेलने का आनंद लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आनंद लिया जा रहा है। मैंने बताया कि आनंद और मजा, अगर अकेला आए मतलब सिर्फ आनंद ही लिया जा रहा है, सिर्फ मजा ही लिया जा रहा है, टीचिंग कुछ हो ही नहीं रही है, तो ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव ये अभी होल्ड पे ये हो सकता है, तो दो तो हमने हटा ही दिए। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप में किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। देखो कितने सारे पॉजिटिव आ गए इसमें, अनौपचारिक पॉजिटिव, अगर आ जाए औपचारिक तो नेगेटिव कर देना, निरीक्षण करना पॉजिटिव, अवसर देना, अच्छी चीज का अवसर दे रहे हो पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव, तो भाई ये तो होल्ड पे ही चला गया। फोर्थ आंसर कर दो, कितना आसान हो गया। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, आपने देखा होगा कि बहुत से जो दुकानदार होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, लेकिन उनका गणित बहुत तेज होता है, जोड़ घटा गुणा उनका भाग बहुत तेज होता है। तो इसका हम क्या अपनी पढ़ाई में प्रयोग कर सकते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है इसमें। देखते हैं, यहाँ चलते हैं। मैं अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, शुद्धता नेगेटिव। देखो जबकि ऐसा नहीं है, आप सब्जी वाले के पास चले जाओ, आप उससे 7-8 सब्जी ले लो और आपसे पहले वो गणित लगा के आपके पैसे काट के आपको वापस दे देगा, और आप अपनी उंगलियों पे करते रह जाओगे, या मोबाइल निकालोगे, कैलकुलेटर निकालोगे, फिर जोड़ोगे, जबकि वो 2 मिनट में ही इस चीज को कर देता है, बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तो ये बात तो गलत है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, ये भी गलत है। देखो जो दुकानदार जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनका आप जोड़ घटा गुणा भाग तो कर सकते हो, लेकिन गणित में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सब में वैसे ही उपयोग कर लोगे उसको, वैसे ही उसको हल कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, नहीं हो सकता उपयोगी। आप एक बच्चे को सब्जी वाला बना दो, एक बच्चे को ग्राहक बना दो, और फिर देखो एक प्ले करवा लो, बहुत उपयोगी रहेगा, बच्चा जोड़ घटा करना सीखेगा। ये बात भी गलत है। तो फिर सही क्या है? ये सही है पहला, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक, मैंने बताया वैकल्पिक कैसा है, पॉजिटिव रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पूछ रहा था तो पॉजिटिव ही आंसर कर दो। तो ये देखो जो छोटे छोटे शब्द है ना, ये आपको आंसर की तरफ ले जाएंगे, वहां ले जाकर खड़ा कर देंगे, आपकी मदद करेंगे, और यही मेरे नेगेटिव पॉजिटिव हैं, यही आपको सीटेट क्लियर करवाएंगे। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? भाई पॉजिटिव तरीके से संभालोगे, नेगेटिव तरीके से तो नहीं संभालोगे। यानी कि जो बच्चों के समूह होते हैं, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। देखो कम क्षमता उच्च क्षमता, ये आप क्या कर रहे हो, ये बच्चे की टैगिंग कर रहे हो, और बच्चे की टैगिंग करना, नामित करना नेगेटिव है, इसको लिख लो आप, ये आपको नहीं करना है। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक सा समूह रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, एक ही क्या करता है, ही आपको बाउंड कर देता है कि एक जैसे बच्चों को अलग कर दो, एक जैसे बच्चों को अलग कर दो, दूसरे जैसे बच्चों को अलग कर दो। अब बच्चों को आप अलग अलग मत करो। क्यों अलग अलग मत करो? अरे भाई समावेशी शिक्षा चल रही है, समावेशी शिक्षा तो बच्चों को जोड़ रही है, सारे बच्चे चाहे डिसेबल हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सब एक साथ पढ़ते हैं। आप अलग करने में लग जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर दो इसको। एक ही कक्षा में सभी बच्चों का एक सा समूह बना के, अब ये भी नहीं करना आपको कि भाई सबका एक जैसा ही समूह बनाओ। उसका तरीका क्या है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक सा समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। एक दूसरे से सीखना पॉजिटिव है।
मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि इसमें ना आप थ्योरी समझने का प्रयास मत करना ज़्यादा, आप वर्ड्स पे ध्यान देना जो मैं बताता हूँ। ही नेगेटिव, एक दूसरे से सीखना पॉजिटिव, कम क्षमता उच्च क्षमता, टैगिंग यानी कि नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर करेंगे। ऐसे ही ये करोगे तो भाई देखो पैदा कर लोगे 15 नंबरी गणित की। और जो आपने लगाया अपना दिमाग, तो भैया आपका भगवान मालिक है। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, अच्छा सीखने के प्रतिफल प्रतिफल क्या होते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स तो ये क्या होते हैं ये बता देता हूँ। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, परीक्षा नेगेटिव। आप बच्चों को परीक्षा की लाइन में मत लगाओ, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आपने बच्चों को परीक्षा की लाइन में लगा दिया तो फिर वो फिर परीक्षा के लिए पढ़ेगा, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा, इसलिए परीक्षा नेगेटिव। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, यानी कि एक तरह से सूत्र आप बता रहे हो, शॉर्टकट्स बच्चों को बता रहे हो, जो कि नेगेटिव होता है। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। भाई ये मुझे नहीं आ रहा समझ में, इसको होल्ड मारो। चौथा देखेंगे, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अब देखो परिभाषा तो नेगेटिव होता है, बट उसने पूछा सीखने के प्रतिफल, तो हमें सीखने के प्रतिफल के बारे में ही बताना है, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा साइड। अच्छा अब सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं अभी मैं समझा देता हूँ। देखो जब क्लास स्टार्ट होती है, मान लो बच्चा फर्स्ट क्लास में आया, तो टीचर को क्या करना है, जैसे ही अप्रैल में क्लास लगी, अप्रैल में क्लास में लगते ही एक चार्ट बना दिया जाता है और उस चार्ट में लिखा जाता है बाकायदा कि बच्चा एक साल के अंदर क्या क्या योग्यताओं को हासिल कर लेगा। इस चीज को परिभाषित किया जाता है उस चार्ट के ऊपर, और वो चार्ट क्लास के अंदर लगा दिया जाता है। आप स्कूलों में जाइए, आपको हर क्लास में जो है ये लर्निंग आउटकम्स जो है ये लगे हुए मिलेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता, यानी कि हर क्लास में बच्चा कितना कितना हासिल कर लेगा, इसको टीचर परिभाषित करता है, बच्चा नहीं कर रहा परिभाषित। बच्चा कर रहा होता तो नेगेटिव हो जाता है, ये टीचर परिभाषित करता है। टीचर उस चार्ट के ऊपर लिखता है कि मेरा बच्चा इस पूरे साल में इतनी चीजों को सीख जाएगा। यही लर्निंग आउटकम्स होते हैं, यानी कि कितना आउटकम आएगा एक साल के बाद, एक क्लास के बाद। दीज आर कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल। तो ये इसकी सीधी सीधी परिभाषा पूछ रहा है, तो हमें इसको आंसर करना है, यही इसका आंसर है। और देखो दोस्तों चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल है उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपका 101% सीटेट क्लियर करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, एक्टिविटी। एक्टिविटी पूछ रहा है वही को। बच्चों का अन्वेषण में लगना, अन्वेषण पॉजिटिव। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें टीचर ही सब कुछ हो, यानी कि सारा कुछ टीचर के अनुसार हो रहा हो, नेगेटिव। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। बच्चों द्वारा श्यामपट से नकल करना, श्यामपट नेगेटिव, नकल करना नेगेटिव। देखिए भाई ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब इन दो में हम फंस गए, पहले में और तीसरे में, अन्वेषण और बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। अब इसमें एक्टिविटी कौन सी है, तो देखिए भाई इसमें ना ये एक्टिविटी है थर्ड। ऐसी एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं स्कूलों में, क्लासों के अंदर करवाते हैं। जैसे मान लो पोएम करवा रहे हैं बच्चों को, 1 2 3 4 चलो चलें स्कूल यार, 5 6 7 8 पढ़ना लिखना अच्छी बात। तो ये क्या है, ये एक्टिविटी है। आप लोग अगर कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हो तो आप लोग एक्टिविटी करवाते होंगे, या आपने जब ट्रेनिंग की तब एक्टिविटी करवाई। जबकि अन्वेषण में क्या है कि ये एक्टिविटी नहीं, ये बच्ची की इंडिविजुअली हो जाती, बच्चा देखता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। तो इसको आंसर करेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, पॉजिटिव। चलिए, कंठस्थ करना नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव। दूसरा देखेंगे प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन विधि, कंठस्थ करना नेगेटिव, चित्रांकन पीछे से हल करना, रट लेना नेगेटिव। देखो ये कंठस्थ करना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, रटना, सुनाना, दोहराना, ये नेगेटिव होता है और इनसे ही आपका काम चल गया। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव होगा चौथा, विवेचन करना, चर का प्रयोग, प्रतिरूप। अब ये देखो 3 पक्का नेगेटिव है, तो यही आंसर होगा, चाहे आपको आता हो या ना आता हो कि विवेचन करना क्या होता है, चर का प्रयोग क्या होता है, प्रतिरूप देखना क्या होता है। ज़्यादा मत सोचना, बिल्कुल भी सोचोगे गणित में कुछ नहीं मिलेगा आपको, 15 नंबर से हाथ धो बैठोगे। वर्ड्स पकड़ना नेगेटिव और पॉजिटिव और फटाक से आंसर कर देना। देखो नेगेटिव, कंठस्थ करना नेगेटिव, कंठस्थ करना नेगेटिव, रटना नेगेटिव। इसमें कोई नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई बोल दिया।
क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में, उलझन कहीं भी बढ़ रहा है नेगेटिव करना। अब आप ये मत पूछना क्यों, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा हर जगह। जहां उलझन लिखा होगा वो आंसर नहीं हो सकता। सीटेट की बात कर रहा हूँ और कहीं की बात नहीं करता मैं। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप बच्चे की कमी निकाल रहे हो नेगेटिव। मैंने हर बार बताया बच्चे की कमी निकालने वाला ऑप्शन नेगेटिव होता है। तीसरा देखेंगे, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में ले लिया है। यानी कि उसने ये सोच लिया है कि कोई भी जो बंद आकार का होता है, बंद आकार जो होता है, जैसे मान लो ये है इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, और भी कोई सपोज करो ये आपका इस तरह से हो, घनावाकार हो, लेकिन तब भी बच्चा उसको ना समझ के वो क्या समझता है कि ये बंद है तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो उसने बच्चे ने एक इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो लंबाई गुणा चौड़ाई बोल देता है किसी को भी। बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये बात हम सब जानते हैं कि ये बात गलत है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता, अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। लेकिन उसने क्या कर लिया, उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई जो बंद आकृति होगी कोई सी भी, वो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। ये एक्चुअली में होता है। और सीटेट जो होता है वो सारा प्रैक्टिकली पूछता है आपसे। 30 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ब्रेथ जिसको बोलते हैं, ऊंचाई यानी कि हाइट, त्रिविमीय 3 समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त होगा। यहां से देखते हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखो ये होता है, ये संख्या रेखा हमने बना दी, तो इसमें 3 विमाएं मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो छोड़ो इसको। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, क्या इसमें 3 विमाएं हैं कहीं? मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, मानचित्र, इसमें भी एक ये सपाट होता है, इसमें 3 विमाएं नहीं होती हैं। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ये प्रॉपर थ्योरी है भी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा। जैसे मान लो ये बोतल है, ये उसका ऊपर का चित्र है, आपने इसको चित्रित कर दिया, ये ऊपर का चित्र है। तो देखो इसमें बच्चा 3 विमाएं देख सकता है। वो देख सकता है कि भाई ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, और ये जो बोतल है, बोतल के बीच में जो कितना मटेरियल लगा है, ये तीसरी विमाएं जो है, तो वो 3 विमाओं को यहाँ पे समझ सकता है, इसलिए आंसर ये होगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी हमारी मैथमेटिक्स की सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी लगी आपको अच्छी बुरी कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी भी तरह की पीडीएफ वगैरह की आपको ज़रूरत है सीटेट से रिलेटेड, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं भेज दूंगा सभी बच्चों को। और आप बिल्कुल मेहनत में लग जाइए और सीटेट को क्लियर जरूर करना है। मेरे चैनल पर रह रहे हो आप तो सीटेट जरूर क्लियर होगा, और मुझसे जो भी मदद हो सकेगी मैं पूरी आपकी मदद करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।